सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। इस सरकार में तमाम लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए और लगभग सबके बैंक खाते बैंकों में हैं। ऑपरेशनल कितना है नहीं है, लेकिन मैक्सिमम के ऑपरेशनल भी हैं। बैंक के साथ कई तरह के रिश्ते हैं। एक रिश्ता है कि हमारा पैसा वहाँ जमा होता है, दूसरा रिश्ता है कि पैसे हम वहाँ से लेते हैं, तीसरा रिश्ता ये है कि बैंक में विभिन्न तरह की योजनाओं में हमको इन्वेस्ट करना हो रहता है, जिसके लाभ हमको अलग अलग ढंग से मिलते हैं। बीमा के लाभ अलग मिलते हैं और बाकी चीज़ों को ब्याज के रूप में मिलते हैं। अलग अलग स्कीम्स आती रहती है। लेकिन बैंकिंग में जो ग्राहक जाते हैं, उन ग्राहकों को अगर असुविधा होती है, कोई शिकायत होती है, कोई परेशानी होती है, तो हैंडल होता है कि नहीं होता है। इसलिए भी कि जिस बड़े पैमाने पर ग्राहक बने, इस बड़े पैमाने पर एटीएम कार्ड इशू किए गए, रुपए कार्ड इशू किए गए, जिस बड़े पैमाने पर होना चाहिए था स्टाफ, ब्रांच जिस ढंग से खोले गए, वो स्टाफ की कमी लगभग हर जगह है। स्टाफ की कमी की वजह से और वर्कलोड, इसलिए कि स्कीम्स इतने सारे आए हैं गवर्नमेंट के कि उस स्कीम का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, लोन देने, पैसे जमा करने, इन सब चीज़ों के लिए। तो बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं कि बैंक स्टाफ ने ढंग से आपको डील नहीं किया, आपकी सुनी नहीं, जबकि लगभग तमाम ब्रांचेस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और अगर आपके साथ मिसबिहेव होता है, अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, आप अपनी बात ऊपर तक, अलग अलग कोसांग बने हुए हैं नीचे से ऊपर तक, कैसे आप अपनी बात कह सकते हैं, इसके बारे में कानून की बात में आज हम आपकी ये बात करेंगे। इसका मकसद यह है कि बैंक आपका है, आपके ही खर्चे, आपके ही पैसे से चलता है। वैसी स्थिति में महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक जो है वो देवता है, पहला भगवान वही है। तो बैंकों को उस रूप में ग्राहकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तमाम बैंकों की ये जिम्मेदारी बनती है। वैसे भी हर नागरिक को एक दूसरे के साथ बेहतर व्यवहार करना ही चाहिए, इसलिए कि अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान देना अनिवार्य है। हमारे साथ हैं आज कानून की बात में बात करने के लिए एक्सपर्ट, बैंक ऑफ इंडिया के प्रमंडलीय महाप्रबंधक सुबोध कुमार जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। एक तो आप जहाँ पर ज्वाइन किए होंगे वहाँ से जीएम तक पहुँचे हैं, तो बहुत सारे अनुभव आपके अपने होंगे। ग्राहकों की शिकायत किस तरह की होती है, ग्राहकों की शिकायत का ब्रांच लेवल पर ही निपटारा हो जाए, इसके लिए कोई फोरम है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ग्राहकों की ज़्यादातर समस्याएं बहुत छोटी मोटी समस्याएं होती है। इस पासबुक प्रिंटिंग नहीं होना है, खाते में बैलेंस नहीं जमा हुआ, एटीएम से पेमेंट निकल गया लेकिन पता नहीं चला, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, लोन की समस्याएं भी होती है। तो कस्टमर कई बार काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन बैंक में एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। सबसे पहले मैं सलाह ये दूंगा कि वहाँ के शाखा प्रबंधक से पहले मिले। अक्सर क्या होता है कि काउंटर पर भीड़ की वजह से सही ढंग से उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो वो कोशिश करके प्रबंधक से मिले और अपनी शिकायत को वहाँ दर्ज कराएं। और ज़्यादातर शिकायतें वहीं सॉल्व हो जाती है। ज़रूरत पड़ने पे वहाँ लिखित भी कंप्लेंट ज़रूर दीजिए। साथ ही आप देखेंगे हर एक बैंक में उसके लोकल कंट्रोलिंग ऑफिस का नंबर भी होता है। रीजनल ऑफिस हो, जोनल ऑफिस हो, हेड ऑफिस, सभी का नंबर भी रहता है। वो चाहे तो वहाँ पे पत्र द्वारा या ईमेल के द्वारा अपनी बात को रख सकते हैं। ये तो ब्रांच लेवल के
बड़ी बात है। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो बैंक के हर एक वेबसाइट पे कस्टमर कंप्लेंट के लिए ग्रीवांसेस एड्रेस करने के लिए एक उसमें जगह बनी हुई होती है। तो कस्टमर केयर का भी नंबर होता है जिसकी मदद से अपने शिकायत को दूर कर सकते हैं। वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट करने की व्यवस्था रहती है जिसमें आप कंप्लेंट अपना फीड कर देंगे तो उसका उत्तर आपको स्वतः आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं सॉल्व होता है किसी कारणवश, तो 30 दिनों तक नहीं सॉल्व होता है, तो आपके पास रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित ओम्बुड्समैन स्कीम है, वहाँ पे वो अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसमें ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, ऑफलाइन भी करते हैं। तो वहाँ पे आपको इसका ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि उस बैंक को बुलाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, अध्ययन होती है, जो भी फैसला होता है वो जो जेन्युइन जो ग्राउंड है उसके ऊपर होता है। अगर इसके बाद भी नहीं होती है, या एक फोरम है पीजी पोर्टल, पब्लिक ग्रीवांसेस पोर्टल, जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में किया जा सकता है, तो बैंक के लिए भी वहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जहाँ से आप लगातार अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। इन सब जगहों से भी आप अगर निराश हो गए तो लास्ट में आपके पास कंज्यूमर फोरम का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। लेकिन हम समझते हैं कि इतने सारे प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कहीं ना कहीं उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही होता है। अब वो जैसे कि एक चीज़ लें हम लोग, आम तौर पर बैंक के स्टेटमेंट्स पासबुक में जो आने चाहिए ट्रांजैक्शन के, उसमें ओवरलैपिंग होता है। तो ओवरलैपिंग होने पर कई सारे ये जो एंट्रीज हैं वो पता नहीं चलते हैं, क्या निकासी हुआ नहीं हुआ। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर हम एटीएम कार्ड से निकालते हैं पैसा, तो पैसे का मैसेज आता है, तो मैसेज भी प्रॉपर नहीं आता है। निकाले हम या दूसरा कोई निकाल लिया, तो दूसरा कोई निकाल लिया और मैसेज नहीं आया। हमने निकाला तो हमको तो याद है, दूसरा कोई निकाल लिया, मैसेज नहीं आया, पासबुक में ओवरलैप्ड है। वैसी स्थिति में ग्राहक को क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर यह होता है कि जो वहाँ बैठे हुए होते हैं बैंक कर्मी, वो ढंग से डील नहीं करते हैं कि भाई इसके लिए आपको स्टेटमेंट लेने की अलग से पैसा लेगा, अगर हम वो लगेगा, अगर हम उसको निकालते हैं तो हम आपको ईमेल पर भेज देते हैं। तो ईमेल कितने लोगों के पास है जो डब्बा मोबाइल जिसको नाम हो गया आजकल, उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके पास मेल कहाँ है? मैसेज उनको मिला नहीं, पैसा उनका निकल गया, एंट्री ठीक से नहीं आई, तो वैसे में क्या करें? नहीं, जैसे आपने बताया कि पासबुक में अगर ओवरलैपिंग है तो काउंटर पे बताने से वो खुद ही वो उसको फिर से रीप्रिंट करके वो दे सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं, वो खुद उनको दिखाई देगा कि ओवरलैपिंग है, क्लियर नहीं है, तो वो जानकारी देंगे। दूसरे, हर एक बैंक में एक नंबर होता है बैलेंस चेक करने का। अगर उस नंबर पे आप कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है, और जो भी उस मोबाइल से जुड़े हुए आपके अकाउंट से उसका बैलेंस जो है, करंट बैलेंस आ जाता है, जिससे आपको पता चल सकता है एटलीस्ट पैसा मेरा निकला कि नहीं निकला। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसा निकल जाता है, क्योंकि मैसेज तो वो सिस्टम जनरेट करता है, कई बार लेट आता है या लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू ट्रैफिक, टेलीकम्युनिकेशन में जो मोबाइल का सर्विस के चलते हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैसेज नहीं रिलीज होता है। मैसेज मैंने रिलीज नहीं होने का नहीं कहा, मैंने कहा कि यह शिकायत है कि मैसेज नहीं आया, और इसमें अगर बैंकिंग फ्रॉड हो गया, हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया, तब क्या करना चाहिए? क्या उपाय है? पता ही नहीं चलेगा। आपको तो टाइम फ्रेम बना हुआ है, किसी टाइम फ्रेम में कंप्लेन करना है, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया। इसलिए कि मैक्सिमम लोग हैं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में निकालते हैं पैसा। बहुत कम लोग हैं जो कि रोज़ बरोज़ निकाल रहे हैं, जो सर्विस करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो निकाल। लेकिन किसानों की जो संख्या है बड़े पैमाने पर, जिन लोगों का कराया गया, उनका पैसा ज़्यादा अगर निकल गया तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वैसे में क्या करना चाहिए? वो पता भी नहीं है उनको क्या पैसा हमारा निकल नहीं, पहले तो ऐसे पैसा तो नहीं निकल सकता उनके अकाउंट से जब तक कि वो अपना एटीएम का पिन और नहीं, हम साइबर फ्रॉड के बारे नहीं रखते हैं। हाँ। चाहे वो फ़ोन के द्वारा पूछते हैं कि भाई वो कार्ड का नंबर क्या है, ओटीपी गया है, इस तरीके से वो उसके ट्रैप शिकार हो जाते हैं लोग। जिस बार कई बार मैसेज नहीं आता, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि मैसेज नहीं मिला। लेकिन मैसेज, जैसे मैंने कहा, बैलेंस चेक करके पता चल गया, तो वो प्रॉपर फोरम है, जैसे मैंने अभी बताया आपको,
कि इस तरीके से कंप्लेन करेंगे तो उसको कहाँ पे ट्रेस किया जाता है, कहाँ साइबर के लिए भी बना हुआ है, वहाँ भी कंप्लेन करने से वो लोग, लेकिन 24 घंटे के अंदर में होता है तभी वो लोग ज़्यादा ट्रैक कर पाते हैं, क्योंकि मनी का ट्रेल बहुत तेज़ी से इधर से उधर घूमता है, तो पैसा का रोक पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर सिस्टम के थ्रू इधर से उधर गया है तो ट्रैकिंग करना आसान है, लास्ट तक उसको मिलता है, बेनिफिट मिलता है। नहीं, जैसे कि होता है कि कियोस्क बना हुआ है, उसमें गए हम अपना ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, हम लौट करके चले आए, ट्रांजेक्शन हो गया, दूसरे किसी ने कर लिया, वहीं बैठा हुआ है। हम अनपढ़ है, किसी ने एटीएम हमसे लिया, एटीएम ले करके अपना फ्रॉड कर लिया। तो हमको जब तक पता चले, मैसेज आएगा तब पता चलेगा। एक दूसरे की मैसेज जो आता है वो आमतौर पर अंग्रेजी में आता है। हमारे लिए तो आसान है कि हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे, लेकिन जो किसान है, जो अंग्रेजी नहीं जानता है, वो क्या करे? नहीं, हिंदी में भी आजकल मैसेज आने लगे हैं। नहीं, जो आता है, जो हमारे पास है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसको क्या करना चाहिए? अगर उसको पता चलता है कि उसके साथ कहीं से बैंक फ्रॉड हुआ है, तो वो कंप्लेन कहाँ, पहले ब्रांच में दर्ज? ब्रांच में दर्ज कराया। इसमें बताया मैंने कि कस्टमर अगर ब्रांच नज़दीक नहीं है तो कस्टमर केयर में कॉल करके शिकायत करके अपने कार्ड को शिकायत तो तब होगा जब को पता चलेगा ही बहुत देर से। तो ये एक पीरियड होता है जिस पीरियड में ही आपको कंप्लेन इंडोर्स करना है। अगर नहीं होता है तो आपका हक नहीं बनता है। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे अकाउंट से फ्रॉड हो गया, हमें पता नहीं चला। जब पता चला आपको उस समय दर्ज करानी है। बीच में का अब किसी को पता ही नहीं चला तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, मैसेज नहीं आया तो बताएंगे मैसेज नहीं आया, हमारे मोबाइल में नहीं आया, या हमारे अकाउंट से गलत तरीके से निकासी हुई है। जैसा क्या बताया कि उससे पैसा अपने आप नहीं निकलेगा जब तक उन्होंने अपने अंगूठे का निशान नहीं लगाया है। तो इसकी पुलिस जांच करेगी वहाँ पे कि इन्होंने आए थे, अंगूठे के निशान निकाले और यहाँ से उनके साथ फ्रॉड किए, तो जो बंदा कियोस्क चला रहा है वो उन पे कार्रवाई की जा सकती है। एटीएम ऐसे पैसा निकलेगा, या तो कार्ड की क्लोनिंग हो गई हो। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए इस देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, लोगों को अपना सुरक्षा भी व्यवस्था बना के रखना पड़ेगा। तो वही सुरक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, सुरक्षा में तो सबसे पहले तो हम कार्ड को किसी का देना, नॉर्मली क्या होता है कि हम बच्चों को दे देते हैं, किसी दोस्त को दे देते हैं, जाओ पैसा निकालने के लिए भेज देते हैं। उसके चलते क्या होता है कि कार्ड की कोई क्लोनिंग हो सकती है, या उसमें पीछे में जो 3 नंबर का जो डिजिट रहता है वो CVV नंबर उसको बोलते हैं, वो पता चल जाता है उनको। उनके पास पिन का पता चल जाता है, क्योंकि वो ठीक से वो जहाँ इंटर करते हैं वहाँ पे या तो पीछे से कोई खड़ा होकर देख लेता है, या फिर उसमें कभी कभी वो कैमरा वगैरह भी लगा देते हैं। हालांकि इसकी चेकिंग टाइम टू टाइम लोग करते रहते हैं बैंक वाले, लेकिन फिर भी कैजुअल अप्रोच की वजह से उनको इसकी जो सीक्रेट थिंग्स है वो पता चल जाता है, जिसका वो लाभ उठा लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी को भी कार्ड ना दें, स्वयं निकालें, और वो जो पीछे CVV नंबर है या पिन है ये बहुत सुरक्षित रखें। तो ऑलमोस्ट सब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होता है, तभी ऐसी शिकायत आती है। लोग नहीं बताते हैं। अक्सर हमने भी देखा है कंप्लेंट में, जब उनसे बहुत पूछताछ की जाती है तो हाँ, एक बार कॉल आया था, चाहे एक बार हमने किसी के साथ पिन शेयर किया था, या हमने किसी को दिया था बच्चे को लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में अब चूक होती है, जिसके चलते घटनाएं घटती है। हाँ, 2 चीज़ें हैं कि एक तो बैंक पैसा जमा करते हैं हम, पैसा अपना जो होता है सुरक्षा के लिए बैंक में जाके जमा करते हैं। अब व्यवस्था भी सरकार ने ऐसी कर दी है कि इससे ज़्यादा पैसा रहेगा तो हम आपसे पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए घर में कोई कैसे रखता नहीं है, तो पैसा बैंक में ही रखना पड़ता है। तो बैंक का अपना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट मिलता है जो पासबुक में चढ़ता है। दूसरा ये है कि बैंक से हम लोन लेते हैं, जो हमारा पैसा होता है, नहीं भी है वहाँ पर कम पैसा है तब भी जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी से वाले मामले हैं उसमें हम लोन लेते हैं, एग्रीकल्चर लोन से लेकर के। वहाँ लोन लेने में जो अगर हमको ये परेशानी होती है तो उस संदर्भ में हम क्या करें? हमने जो प्रॉपर एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन डाला, और एप्लीकेशन डालने के बाद दौड़ आए, हम खेती करने का समय हमारा गुजर गया, कहाँ कंप्लेन करें, किसको कंप्लेन करें? हाँ, आपने ये जो सवाल लोन के बारे में उठाया, बेसिकली किसानों से रिलेटेड आपने उठाया। किसान भी है, छोटे व्यवसायी भी हैं। छोटे व्यवसायियों को ये सामना नहीं करना पड़ता, आमतौर पर किसानों को सामना करना पड़ता है। हाँ, तो किसानों के लिए या छोटे व्यापारियों के लिए भी कई योजनाएं हैं सरकार के लिए, जो भी उनको करना चाहते हैं उसके लिए अप्रोप्रिएट योजनाएं हैं। अब सबसे पहले तो उनको शाखा में ही, जहाँ पे उनका खाता है वहाँ अप्रोच करें,
शाखा में हर एक फॉर्म है, वहाँ पे दे करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बैंक का अपना सिस्टम बना हुआ है, एक क्रेडिट डिपार्टमेंट है, वहाँ से ऋण होता है। इसके साथ साथ जो है ब्लॉक लेवल पे भी केसीसी के आवेदन जनरेट किए जाते हैं। तो वो गांव-गांव घूम करके VLW हो या किसान मित्र हो, वो जनरेट करते हैं एप्लीकेशंस और फिर एक फॉरवर्ड करते हैं ब्लॉक जो नियरेस्ट जो भी उनका बैंक होता है उसको फॉरवर्ड भी करते हैं। साथ ही कई और भी जगहों से भी वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपको बैंक के लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, अब वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो भी बैंक में जाती है बात। तो फिर वहाँ से आपके पास कॉल आता है या फील्ड विजिट में लोग जाते हैं, उसके बाद लोन की प्रक्रिया होती है। फिर अगर लोन, जैसा कि अब मैंने पहले ही बताया कि अगर नहीं एड्रेस होता है तो वहाँ से ब्रांच से ले करके आगे तक उनके पास हर एक लेवल का बना हुआ है, वहाँ पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक ने क्रेडिट आउटरीच कैंप हम लोग लगाते हैं, कैंप में ही लीड जनरेशन होता है, कैंप में ही बहुत सारी चीज़ों का निपटारा हम लोग करते हैं। तो वहाँ भी अपनी बातें रखें तो उनके द्वारा भी ऋण वितरित सही से हो जाता है। इधर हाल के वर्षों में 1 दशक मान करके चले हम, स्टूडेंट्स लोन, एजुकेशनल लोन, इस तरह के लोन की बहुत ज़रूरत पड़ने लगी है, इसलिए कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो छोटे पड़ रहे हैं, प्राइवेट्स में लोग जा रहे हैं। तो उस तरह के मामलों में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं कि हमको लोन मिलना चाहिए ताकि हम पढ़ सकें, आगे की पढ़ाई कर सकें। वहाँ क्या व्यवस्था है? वहाँ भी इस तरह की शिकायत है कि स्टूडेंट्स को लोन नहीं मिलता है। उनकी शिकायत ये है गार्जियन को उसके लिए क्या कहेंगे उसको, गारंटर बनाया जाता है। क्या है स्कीम, क्या है ये? नहीं, इसमें क्या है कि एजुकेशन लोन के लिए पेरेंट्स को साथ में को एप्लीकेंट के रूप में ज्वाइन करना पड़ता है, ये मस्ट है। हाँ, मस्ट है। चाइल्ड के साथ, स्टूडेंट के साथ पेरेंट, उसके फादर के साथ को एप्लीकेंट के रूप में रहते हैं। अब वो सरकार ने अपनी एक अमाउंट फिक्स कर रखी है 4 लाख तक, जैसे कोलेटरल फ्री है, अभी 7 लाख तक उसको बढ़ा करके गवर्नमेंट पोर्टल के थ्रू अगर करते हैं तो 7 लाख तक मिलता है। उसके ऊपर में आपको ये कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के तरफ से डिमांड होती है, मतलब कुछ एडिशनल आपको देना पड़ेगा। तो कई बैंकों की अलग अलग थोड़ी बहुत इसमें स्कीम है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, एक तो ज़्यादातर लोग लोन लेने जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिप्यूटेड कॉलेजेस नहीं होती, क्योंकि बैंक को ये इंश्योर करना पड़ता है कि ऐसे कॉलेज से शिक्षा करें या ऐसे पाठ्यक्रम में होता हो और गारंटी हो कि हाँ, जहाँ मिलेगी, रोजगार जहाँ से की थोड़ी सी संभावनाएं हों। एक तो समस्या ये आती है। दूसरी समस्या जो मैं झारखंड में देख रहा हूँ ज़्यादातर, कि सिविल रिपोर्ट बहुत लोगों का ख़राब रहता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, कहीं से कोई इजी लोन फाइनेंस करा लेते हैं, जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे 2000, 5000, 10,000 के चक्कर में उनका सिविल ख़राब होता है, टाइमली रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं। सेम जो है उनके पेरेंट्स का भी हाल रहता है, उनके भी सिविल कहीं ना कहीं ख़राब होते हैं। ज़्यादातर ओवरड्यू दिख रहा है किसी लोन में, छोटे लोन होते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं होता। लोग कैजुअल होते हैं, नहीं, बहुत लोग होते हैं इग्नोरेंट जाहिर करते हैं, नहीं हमने तो कभी लोन ही नहीं लिया, अच्छा हाँ एक बार क्रेडिट कार्ड लिया था, या कई तरह की छोटी छोटी लोन लिए थे, शायद उन्होंने पेमेंट भी कर देते हैं, लेकिन उसका कुछ पोर्शन रह जाता है, ओवरड्यू या डिलेड पेमेंट चार्ज करके वो लोग रख देते हैं और उनके सिविल में वो रिफ्लेक्ट करता रहा, जिससे उनका क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाता है। इसके चलते भी कई समस्याएं उनके साथ आती है, क्योंकि बैंक एक सर्टेन स्कोर के नीचे के एप्लीकेशन को नहीं, क्रेडिट स्कोर आपका कम है तो नहीं प्रोसेस कर सकता है। एक समस्याएं ज़्यादातर आती है। देखिए, इसमें सर्कुलर बहुत ही क्लियर है, अगर वो सही तरीके से पढ़ते हैं गाइडलाइंस को, वेबसाइट पर क्लियरली लिखा हुआ है, उसकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं प्रॉपरली, तो ज़्यादातर केस में दिक्कतें नहीं आती है। ये अक्सर मैंने देखा, लेकिन कहीं ना कोई क्राइटेरिया में इश्यूज आते हैं, इसीलिए समस्याएं आती है। एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट को ये बात बताया जाना चाहिए ना भाई कि आपका चूंकि खराब है इसलिए हम आपको बताया जाता नहीं है, दे सकते। नहीं बताया जाता है, लेकिन वो पहले इग्नोरेंट जाहिर करता है कि नहीं हमारा कोई लोन नहीं है। फिर धीरे 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 उसको बताया जाता है यहाँ पे एक अमाउंट था, छोटा सा पड़ा हुआ है, फिर वो बंद करते हैं, फिर उसके बाद उनका रेटिंग अप्रूव होता है, तब जा करके उनको ऋण मिल पाता है। आपने सही कहा, कुछ दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिक्कतें होती हैं। एक तो कॉलेज का रिपुटेशन,
पाठ्यक्रम कौन सा कोर्स कर रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी की जॉब के क्या प्रोस्पेक्ट्स है, एक तो वो भी लोग देखते हैं। जो उनके पास अपना एक उनके पास एक लिस्ट होती है जो रेटेड हैं, जैसे बड़े अच्छे रेटेड IIT है, IIMS है, या बहुत सारे ये एग्ज़ाम के थ्रू कोई एडमिशन हुआ है, वैसे जहाँ चांसेस ऑफ जॉब के ज़्यादा होते हैं उनके लिए लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट ज़्यादातर छोटे छोटे कॉलेज हैं या ऐसे उतने रिप्यूटेड जगह नहीं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें होती है, ऐसा है। अगेन फिर मैंने कहा कि उसके लिए कंप्लेंट का फोरम है, फिर वहाँ से ब्रांच से लेकर के हेड ऑफिस तक प्लस ओम्बुड्समैन सारी जगह उनके दरवाजे खुले हुए रहते हैं, तो वहाँ पे हर एक जगह पे उनको प्रॉपर आंसर उनको मिलता है। ये आपके जो बैंक मित्र हैं, जो किसानों के साथ ज़्यादा उनका तालमेल है या गाँव के साथ ज़्यादा तालमेल है, वो इसमें क्या मदद कर सकते हैं? इस तरह की शिकायतें अगर है तो उन शिकायतों को दूर कराने और उसके कोई, जैसे कि आपने बताया कि उसका क्रेडिट रिस्क ख़राब है तो उसको ठीक कराने में वो क्या मदद कर सकते हैं? क्या भूमिका होती है उनकी? सिर्फ जाके पैसा दे देना उनके रुपए कार्ड से, या और कोई भूमिका होती है? नहीं, बैंक मित्र या हम लोग उसको BC के रूप में जानते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में जानते हैं। हर एक गांव में 1, 2, 3, 4 जैसा गांव का जनसंख्या है उसी हिसाब से हम लोग देते हैं। ज़्यादातर वो सारी बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी जितने होते हैं, मूलभूत जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा देते हैं। ऋण से ज़्यादा जो छोटे छोटे लोन होते हैं ना, उसमें वो मदद ज़्यादा करता है। जैसे किसानों के लिए KCC का लोन एप्लीकेशन लेना है, खाद खरीदना है, बीज खरीदना हाँ, है, इसके लिए वो मदद करते हैं। मुद्रा लोन्स के एप्लीकेशन जनरेट कराने में सहायक होते हैं। एजुकेशन लोन में वो कोई खास मदद नहीं कर पाते हैं। हाँ, उनको ये गाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ शाखा में संपर्क कर सकते हैं। अब एक है कि पेंशन के लिए बैंक में हुआ कि आपका लगातार पैसा जमा रहेगा तो 12 रुपये शायद ये साल में लगेगा और आपको पेंशन मिलेगा। क्या है इसका, ये स्कीम का? नहीं, 12 रुपया का पेंशन नहीं है। आप सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उसमें बताना चाहूँगा कि 3 तरह की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो सरकार के द्वारा भी है। जैसे एक तो है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जी, जिसमें 20 रुपये, पहले 12 रुपये था, इसके बारे में आप करें, अभी 20 रुपये हो गए सालाना जो है कि जिसके लिए एक्सीडेंटल कोई डेथ होता है तो उसका 2 लाख रुपए तक उनको मिलते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें पहले 330 रुपये था, अभी उसमें 426 रुपये का सालाना फी प्रीमियम हो गया। फिर भी बहुत कम है, अगर आप मार्केट की अपेक्षा तुलना करें तो काफ़ी कम है। इसमें किसी प्रकार से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उनको ये 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और फिर एक अटल पेंशन योजना, जिसमें आप पेंशन की बात करते हैं, पेंशन सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक उम्र के लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपना पैसा उसमें जमा करेंगे 60 साल की उम्र तक। उसका अलग अलग फिक्स है, 5,000 तक मैक्सिमम है पेंशन मिल सकता है, 1,000 से लेकर 5,000 तक। तो उसके एज के अनुसार और अमाउंट जो भी आपने चूज किया उसके अनुसार से उसका प्रीमियम निर्धारित है और उसका मंथली भी है, क्वार्टरली भी है, एनुअली है, सारी तरह का उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है। हालांकि ये स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को। इसमें लगातार सरकार अपने तरफ से मॉडिफाई करती जा रही है और ये पेंशन जो अमाउंट है ये मिनिमम गारंटीड है। ऐसा नहीं है कि वो 5,000 का पेंशन है तो 5,000 होगा, उस समय जो कॉर्पस होगा उसके हिसाब से एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। इसमें किसी की मृत्यु बीच में हो जाती है तो उसे आगे की पेंशन राशि देने की ज़रूरत नहीं है, 60 साल के बाद उसकी नॉमिनी को उसको मिलता ही रहेगा। तो इसकी बहुत अच्छे बेनिफिट है। सिर्फ अमाउंट पे लोग जाते हैं कि 1,000 है, 2,000 है, 3,000 है, ऐसी बात नहीं है। इसका लोगों को लाभ उठाना चाहिए। तो ये तो पेंशन से रिलेटेड है। एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है, गर्ल चाइल्ड के लिए सरकार ने निकाला है। ये जस्ट लाइक आप कह सकते हैं PPF टाइप का भी है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। बेसिकली लड़कियों के लिए, जो 18 साल तक उम्र के बच्चियों के लिए है। अब सरकार ने इसका अमाउंट, लोअर अमाउंट 250 रुपया कर दिया है। सपोज किसी साल के पास पैसा कम है, आप 250 रुपये ही जमा कर सकते हैं। 18 साल तक आप जमा करेंगे, 21वें साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन इसमें अभी चूंकि हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए ये जो अधूरा रहा इसको हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे
डीजीएम साहब को बुलाने के लिए और बुला करके उस पर डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन हमने जो बातें बताई है कि अगर ग्राहक के रूप में किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में आपको कोई शिकायत है तो वहाँ पर जो ब्रांच मैनेजर हैं पहले उनसे मिलिए, उसके बाद जो बताया गया स्टेजेस वहाँ जा कर के आपकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।